गुड इवनिंग। हम लोग का होमवर्क सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है। होमवर्क सीरीज़ में हम लोग डे 1 में ही अभी तक अटके हुए हैं और मैं बात कर लूँ तो पहले हम लोग सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। बाकी के जो भी बचे हुए सवाल थे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आगे दूंगा, ठीक है। तो वैसे में आज हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो वैसे में हो जाएंगे कौन? आपको सरदार पटेल, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं ऑप्शन ए। अब इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन देख लेते हैं, क्योंकि सारा फोकस हम लोगों को करना है सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पर, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वैसे में इनका इम्पोर्टेंस हो जाएगा, इनका नाम भीमराव अंबेडकर, ठीक है। मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट इसमें सिंपल सा एक कंसेप्ट ये भी है, सिंपल सा सवाल ये भी पूछता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या, ठीक। बहुत लोगों ने लगा दिया होगा 7, लेकिन इस सवाल का उत्तर होना चाहिए क्या चीज़? 6। लेकिन अगर यही सवाल आ जाए कि कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या, तो वैसे में कुल में एक तो अध्यक्ष हो जाएंगे और बाकी 6 अन्य हो जाएंगे, यानी कि टोटल जब पूछेगा तो टोटल हम लोग डायरेक्ट कह लेंगे कितना? 7। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल पूछता है, ठीक, कि सदस्यों की संख्या थी 6, लेकिन जब पूछेगा कि कुल सदस्यों की संख्या थी तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आगे हम लोग और भी देखते हैं। तो ये तो प्रारूप समिति पूछ लिया है, ठीक। वैसे में एक और लगा लेते हैं झंडा समिति, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं झंडा समिति। नेक्स्ट एक और भी समिति ले लेते हैं हम लोग, कार्य संचालन समिति काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में 1-2 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो क फॉर कार्य और क फॉर KM मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अभी तक हम लोग सवाल नंबर 9 का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है, डायरेक्ट 3 आ गया, 3 के बाद 4। मैं कर रहा हूँ कि यहाँ भी सवाल ला दे रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 स्टैटिक टैली, बस थोड़ा सा आप समय दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 पे। 9 हो गया, 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बार तो पूछ लेगा कि कितनी संख्याएं होती हैं और एक बार पूछ लेगा कि कितने जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे बाबू 10
10 का हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सी। अगर ये पूछेगा जोड़ी तो हो जाएगा कितना 23। ऑप्शन इसको हम लोग कर लेते हैं बी, ऑप्शन बी। ठीक, जोड़ी कितना हो जाएगा 23, लेकिन पूछ लेगा कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो 23 दूनी का 46। क्लियर है। अब आते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र डीएनए अर्थात जीन से संबंधित है। जीन से संबंधित है। हो गया। नेक्स्ट आते हैं गुणसूत्र नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं डीएनए। डीएनए को प्रयोगशाला में बनाया। ठीक है, डीएनए को प्रयोगशाला में बनाया, यानी कि यह हो जाएगा आपका कृत्रिम विधि। ठीक, तो कृत्रिम विधि से बनाने का जो काम है वो किया गया है एक प्रॉपर व्यक्ति के द्वारा। ठीक, इसी में ये भी सवाल हो सकता है कि डीएनए का संश्लेषण डीएनए का संश्लेषण किए। ठीक है, तो वैसे में हम लोग कर लेंगे, इन दोनों का उत्तर एक ही हो जाएगा, एचजी खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसी में डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इतना क्लियर है। ठीक है, बाकी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, इतना आप समझ लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ी पूछेगा तो हो जाएगा 23, संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 46। ठीक, तो गुणसूत्र डीएनए अर्थात जीन से संबंधित है। डीएनए को प्रयोगशाला में बनाया किसने? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का संश्लेषण किया किन्होंने? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का फुल फॉर्म दी, ये जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक इसमें और भी ऐड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक और भी ऐड कर सकते हैं कि डीएनए शब्द दिया कॉर्नबर्ग। ठीक है, इनके द्वारा ये दिया गया है। ठीक, चलिए आप लोग इतना लिखें। चलिए इतना पे हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक, इसको भी मैं सेव कर ले रहा हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो चुका था 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं कहाँ? 11 की तरफ। कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, जो हमारे शरीर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कि 11 का हम लोग लगा देंगे क्या चीज़? बी। नेक्स्ट आते हैं, इसी के ऑप्शन में आप देखिएगा लिखा हुआ है लाइसोसोम, फिर लिखा हुआ है राइबोसोम,
फिर लिखा हुआ है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक ना। तो आते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा गया है किसको? लाइसोसोम को, लाइसोसोम, लाइसोसोम, क्लियर है। यहां पर आते हैं कि लाइसोसोम, लाइसोसोम शब्द दिया, शब्द दिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। लाइसोसोम शब्द दिया डी डुबे, डी डुबे, नहीं, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, हमने आपको बताया आत्महत्या की थैली कहते किसको है? लाइसोसोम को, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जीवित कोशिका, क्लियर है। दूसरा इसी में सवाल लिख लीजिएगा कि जीवित कोशिका, कोशिका का अंग, जीवित कोशिका का अंग, ठीक। तो वैसे में ये कहा गया है, जीवित कोशिका का अंग कहा गया है राइबोसोम को, राइबोसोम, राइबोसोम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, ठीक ना। 12 का डिस्कशन हम इसी में आपको करवा दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की? आपको पता होना चाहिए कि अभी जो भी हमारा सवाल था वो कोशिका से ही था, इसमें भी सवाल पूछ रहा है कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज किया है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। चलिए आते हैं, 12 का लगाएंगे ए, 12 का ए। इसके बाद का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज, की खोज किए रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। लेकिन सवाल पूछ लेगा, थोड़ा सा उल्टा कर देगा, कह देगा कि जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, खोज किए, तब यहां पर हो जाएगा, इसका उत्तर बदल जाएगा लीवेनहॉक, लीवेनहॉक, क्लियर है। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसी में सेल या कोशिका शब्द दिया, सबसे पहले कोशिका शब्द देने का काम किन्होंने किया, ठीक है। ये भी सवाल काफी अच्छा है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये था हमारा 12 नंबर का। एच.जी. खुराना, यहाँ देखिए सिर्फ लिखा हुआ खुराना, तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़? एच.जी. खुराना। एच.जी. खुराना के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि जीन का जो संश्लेषण है, प्रयोगशाला में संश्लेषण है, सबसे पहले करने का काम कौन किए हैं? एच.जी. खुराना, हरगोविंद खुराना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक काफ़ी आसान सवाल है, आई थिंक आप 8, 9, 10 से ये सब जानते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी दिए जाते हैं जो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 13 का हो जाएगा ए,
क्लियर है? कार्य का मात्रक हो जाएगा क्या चीज? जूल। वैसे ही डायरेक्ट आपसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि ऊर्जा का मात्रक, तो इसका भी मात्रक हो जाता है जूल। फिर एक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि कौन से दो राशि ऐसे हैं जिनका मात्रक सेम है, यानी कि जिनका मात्रक जूल जूल है, तो हम लोग लगा लेंगे क्या चीज? कार्य और फिर ऊर्जा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसमें एम्पियर और वाट दिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं तरंगदैर्ध्य का मात्रक। तो इसमें हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य का मात्रक कहलाता है बाबू एंगस्ट्रम। क्लियर है? उसके बाद एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इतना क्लियर है? ठीक। चलिए ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। ये जो डिस्कशन है आपका कंटिन्यू चलना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता दे रहा हूँ कि एक कॉपी ऐसी चाहिए, ठीक है, जिसका डिस्कशन आप पर डे यहाँ पर कर सके, ठीक। नेक्स्ट आते हैं। ये इसमें ऑप्शन देखिए, सी कह रहा है। सी तो शक्ति का मात्रक होता है क्या चीज? वाट। इतना क्लियर है? ठीक ना? बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये 30 नंबर क्वेश्चन। फोर्टीन की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एम्पियर मापन की इकाई है। एम्पियर किसका है? तो विद्युत धारा का है। तो हम लोग लगा लेंगे क्या चीज? 14 का बी। क्लियर है? प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज, यही सब, ठीक। तो नेक्स्ट आते हैं। चलिए इसका यही कर लेते हैं, ठीक। एम्पियर का मात्रा क्या चीज? एम्पियर मापन की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? दो चीज़ है, एक है न्यूट्रॉन और एक है न्यूट्रिनो। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैसे में हम लोग लगा लेंगे 15 का ऑप्शन सी, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिनो की खोज यहां पर हो जाएगा आपका पाउली। न्यूट्रिनो की खोज पाउली। वैसे ही इलेक्ट्रॉन पूछता है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। जे थॉमसन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, ठीक है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। कभी कभार कुछ और भी एक नाम देता है, ठीक ना, ईटा पर। इसका एक ट्रिक है ईटा पर नाच, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे हो ही गया, ठीक है।
एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज लेता है, ठीक। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो बिल्कुल उदासीन है। सवाल बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट पूछेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों में से धनात्मक कण कौन सा है, तो हो जाएगा प्रोटॉन। ऋणात्मक कौन सा है, तो हो जाएगा क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन। उदासीन कौन सा है, तो हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक। तो इतने सारे डिस्कशन, हमें ये लग रहा है कि जो हमने सवाल का डिस्कशन कराया है लगभग 1 से लेके 15 तक, तो 1 से 15 तक के डिस्कशन में 15 सवाल तो वैसे हो गए, लेकिन 15 के पीछे अगर हम लोग देखें तो लगभग 50 से 60 सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक। आप जो कॉपी बनाएंगे तो वैसे में इसका जो भी डिस्कशन होगा इतनी खूबसूरती के साथ आप लिखिएगा, इतनी खूबसूरती के साथ याद भी कीजिएगा, और मैं कह रहा हूँ कि खूबसूरती के साथ एग्जाम में लड़ेगा भी, ठीक है। तो कुछ मेहनत आपका हुआ, कुछ मेहनत मेरा हुआ, और दोनों का मिलके फिर रिजल्ट का आउटपुट जरूर दिखाएगा, ठीक है। तो बाकी क्लासेस कल भी ऐसे ही चलेंगे, कल भी आपका डिस्कशन चला जाएगा, लेकिन कल का जो भी वीडियो बनेगा उसमें कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या है कि ये जो सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो कल मैं एक फाइल बना दूंगा, उसका कुछ अलग ही तरीका रहेगा, ठीक है। चलिए बाकी फिर हम लोग मिलेंगे कल क्लास में। धन्यवाद।